तो देखो बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल जानने से पहले, उनके बारे में पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हों या फिर सेम टाइप ऑफ एटम से बने हों। ठीक है, तो एलिमेंट्स को तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो चीज़ होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बनता है। ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, मेटल्स वो एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, जनरली जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन जाता है। नॉन मेटल वो सब्सटेंस है जो दूसरे के एटम्स को गेन करता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दे, और नॉन मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव कहलाएगा इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ देखो बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमारे पास एक अलग टाइप के एलिमेंट भी होते हैं जिन्हें अपन मेटलॉइड्स या सेमी मेटल भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अपन जो है सेमी मेटल के नाम से भी जानते हैं, सेमी मेटल्स। तो ये वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जनरली इनका काम जो है वो शेयर करना है। ज़्यादातर केस में ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल जान लीजिए मेटलॉइड्स की, क्योंकि इनका जिक्र जो है बहुत कम करने वाले हैं आगे चैप्टर में चलकर। तो मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं आपके बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये दो मेन एग्जाम्पल हैं आपके। तो अब हम किसी चीज को देखकर कैसे पहचाने? देखकर, ठीक है, कैसे पहचाने कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है? ठीक है, तो जब हमें मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने का काम दिया जाता है तो जनरली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में देखो मैंने क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिजिकल स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लस्टर है ना, स्ट्रेंथ, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की। अब जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने वाली, वो है लस्टर। ठीक है, लस्टर। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट को शाइनी सरफेस देती है, जो एलिमेंट को शाइनी सरफेस देती है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, उनकी सरफेस शाइनी होती है। ठीक है, उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी। तो इसीलिए वो लस्ट्रस हैं। इसीलिए वो कैसे हैं? लस्ट्रस हैं। नॉन मेटल्स जो हैं उनकी सरफेस डल होती है, डल सरफेस होती है, तो वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन आयोडीन, अब एक्सेप्शन पे बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से उठेगा। तो आयोडीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी सरफेस को पॉजेस करता है। इसके अलावा डायमंड भी आ जाता है। ठीक है, पर डायमंड जो है हम एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं कर सकते ना उसको कंसीडर, वो कार्बन की फॉर्म है। डायमंड जो है वो कार्बन की फॉर्म है, लेकिन आयोडीन एक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में किस तरीके की सरफेस शो करता है? शाइनी सरफेस शो करता है। इसके अलावा आप लोग जो है बेटा, ठीक है, यू गाइस कैन गो फॉर डायमंड एज वेल। ठीक है,
आप डायमंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा ध्यान देना, आप अपनी टीचर से फिर भी कंफर्म कर लेना, काट दे, है ना। बाकी आयोडीन तो किसी के बस की बात नहीं है, तो काट दे। तो डायमंड ऑल्सो, अब इसमें डायमंड जब लिखोगे ना तो तुम्हें ना कुछ यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन हैज शाइनी सरफेस, इसकी भी सरफेस शाइनी होती है। अब इससे ज्यादा शाइनी लोगे क्या, डायमंड खुद ही शाइनी है, ठीक है। तो कार्बन ना, कार्बन बड़े यूनिक किस्म का प्राणी है, बताएंगे आपको इसके बारे में, पूरा चैप्टर ही बना के रखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे हम एलिमेंट्स को मेटल नॉन मेटल में बांटते हैं, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो ज्यादातर आपके मेटल्स जो है बेटा वो सॉलिड है, ठीक है, ज्यादातर मेटल्स जो है आपके सॉलिड हैं, पर मर्क्यूरी, गैलियम, सीजियम जो है आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में। आपके सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, मर्करी, गैलियम और सीजियम को छोड़ के। ये तीन ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे भी। इसी के साथ साथ नॉन मेटल की बात करें तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो या तो आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे या सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। फिर सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ, तो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेटा फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ज्यादातर मेटल्स जो हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सभी मेटल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको आप जैसे पनीर काटते हैं ना चाकू से, वैसे ही कट कर सकते हो चाकू से आराम से, इसको सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, जबकि ये क्या है, मेटल्स, ठीक है। और मेटल कैसे होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। पर ये एक्सेप्शन है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इनको आप चाकू से आराम से काट सकते हो पनीर की तरह। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, ये हमारे अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात आती है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसको पीट पीट कर जो है शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी चादरें बना सकते हैं, चादर ओढ़ने वाली नहीं, शीट्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती है ना वैसे टाइप की, या फिर जैसे वो टीन नहीं होती छतों के ऊपर लगा दी जाती है वैसी वाली, ऐसी चादरें कन्वर्ट करने वाला। तो ज़्यादातर मेटल्स जो है वो आपके मैलिएबल, ज़्यादातर मेटल्स जो है बेटा आपके मैलिएबल हैं, और नॉन मेटल्स जो है ना आपके नॉन मैलिएबल है, वो मैलिएबल नहीं है। नॉन मेटल को आप तोड़ोगे, हथौड़े से उसके ऊपर हथौड़ा चलाओगे ना तो ब्रिटल है नेचर में, कांच की तरह टूट जाएंगे या बीच से चूरा चूरा हो जाएगा। पर मेटल चूरा चूरा नहीं होते, मेटल पूरा का पूरा आपको क्या देगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेटल्स की मैलिएबिलिटी में मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी, गैलियम, सीजियम एक्सेप्शन है। वैसे मर्क्यूरी हम लिख लेते हैं, क्यों, रीज़न ये है कि मर्क्यूरी पहले से ही लिक्विड स्टेट में है, क्या ही चादर बनाओगे, यूं मारोगे उड़ के कहीं और गिरता है जाके, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल जो है हमारी अर्थ के ऊपर आज तक की नॉलेज के हिसाब से वो है गोल्ड। अब कितना है, तो ऐसा कहा जाता है कि ना गोल्ड की मैलिएबिलिटी की बात करें ना बालको, तो देखो ऐसा कहा जाता है कि
1 ग्राम गोल्ड से कैन बी बीटन इनटू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बोला गया, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। सॉरी ये डक्टिलिटी में लिखाना था, मैंने डक्टिलिटी में लिखाना था, ठीक है, कि 1 ग्राम गोल्ड को पीट पीट के आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। 2 या 1 है, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, थोड़ा सा मेरे को भी इसमें कंफ्यूजन आ रही है, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है हमारी डक्टिलिटी की, ठीक है, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से हम उसको आसानी से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर। तो डक्टिलिटी का ही कमाल है, ठीक है, डक्टिलिटी का ही कमाल है कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। गूगल तो 2.4 भी बोलता है, कहीं 2.5 भी है, पर एज पर एनसीईआरटी चलेंगे तो 2 किलोमीटर लंबी वायर। तो इतना डक्टाइल है आपका क्या, गोल्ड। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड को हम लोग ना ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो आपकी सिल्वर होती है, सिल्वर भी बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है, तो सिल्वर को हम फॉइल्स बनाने में यूज करते हैं। वो नहीं काजू कतली के ऊपर लग के आती है, वो एल्यूमिनियम की नहीं होती, सिल्वर की फॉइल होती है, ठीक है, वो सिल्वर की फॉइल होती है, बहुत महंगी आती है, ठीक है, दुकान वाले तभी काजू कतली महंगी है। एक तो सिल्वर की फॉइल है, 1000 रुपए किलो, अच्छी दुकान से खरीदोगे तो, ठीक है, सिल्वर की फॉइल। वीडियो भी पड़े हैं यूट्यूब पे, आप कभी देखना ना, सिल्वर क्या करते हैं, उस सिल्वर की पतली सी स्ट्रिप को ना एक उसके नीचे रखते हैं, बुक टाइप की होती है उनके पास, कॉपी टाइप की कुछ, बहुत मोटे मोटे कपड़े के पेजेस होते हैं, उसमें कपड़े के पेजेस होते हैं, उसमें बीचों बीच में रख लेते हैं सिल्वर के पीस को, और वो हथौड़े से मारते जाते हैं और वो फैलती चली जाती है, बहुत पतली फाइन में कन्वर्ट होती चली जाती है। मेटल्स जो है हमारे बेटा, क्योंकि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डक्टाइल होते हैं नेचर में, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल। हथौड़ा मारोगे ना डक्टिलिटी शो करने के लिए, टूट जाएंगे, कांच की तरह बिखर जाएंगे, ब्रिटल होते हैं नेचर के। लेकिन फिर अगेन आपका मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है, गोल्ड मोस्ट मैलिएबल भी है, मोस्ट डक्टाइल भी है, इसीलिए इसका ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और शाइनी भी तो है, चमकता भी है। तो ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड को किसमें, ज्वेलरी बनाने में हम इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये 3 मेन प्रॉपर्टी शो करता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉइल्स। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी का बेटा हम इस्तेमाल करते हैं फॉइल बनाने में, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, ठीक है, ज्वेलरी, वायर्स एक्सेट्रा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। दिस इज हीट, दिस इज नॉट नीट, दिस इज हीट, ठीक है। तो मेटल की बात करें तो मेटल अपने अंदर से हीट भी पास होने देता है और इलेक्ट्रिक करंट भी पास होने देता है, तो इसीलिए हम इनको कंडक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जो है ना अपने अंदर से हीट जाने देते हैं, ना अपने अंदर से लाइट जाने देते, हीट नहीं जाने देते हैं, और सॉरी लाइट क्यों लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं जाने देते, इलेक्ट्रिक करंट भी पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। पर तो जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पर अगर हम बात करें एक्सेप्शन की नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल में बेटा ग्रेफाइट जो कि कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, ग्रेफाइट जो है एक कार्बन की फॉर्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पेंसिल की निप में है ना, जो पेंसिल की निप में जो काली काली सी निप है, ठीक है, वो ग्रेफाइट है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट कंडक्टर वो है आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड जो है बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, इसीलिए प्रोसेसर वगैरह में
मोबाइल के, कंप्यूटर के प्रोसेसर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स है ना वो मेटल के बने होते हैं। कभी प्लास्टिक का खाना पकाने वाला बर्तन नहीं देखा होगा आपने, ठीक है, प्लास्टिक का खाना पकाने वाला बर्तन नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं आपके, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? मेटल्स से, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को पास हो जाने देते हैं। हीट को रोकेंगे तो खुद पिघल जाएंगे, वो हीट को पास हो जाने देते हैं तो खाना आसानी से पक जाता है। लेकिन आपने जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स देखे होंगे, कुकर का हैंडल और वो फ्राइंग पैन का हैंडल, इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल, ये सब नॉन मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल में भी बेकलाइट होता है, ठीक है, क्योंकि अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते तो आपको हार्म नहीं पहुंचाते। फिर बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बदौलत हम मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट होता है, यानी गैसीय स्टेट में आना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जनरली जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पे मरकरी, गैलियम और सीजियम। आपको पता है ना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ये तीनों, मरकरी, गैलियम एंड सीजियम। मरकरी तो प्योर लिक्विड है, लेकिन गैलियम सीजियम को जैसे ही तुम अपने हाथ पे लेते हो, पाम पे, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। नॉन मेटल का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, पर इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब सोनरस की बात करते हैं। तो सोनरस वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी बदौलत जब उसे किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसी साउंड जो देर तक कान में गूंजती रहे। तो जितने भी मेटल्स हैं आपके सोनरस हैं नेचर में, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सोनरस हैं नेचर में, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं आपके, नॉन मेटल्स जो है वो आपके नॉन सोनरस हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसी सोनरस की प्रॉपर्टी का गॉन्ग्स और बेल्स, घंटा और घंटियां बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि why the wires that carry current have a coating of PVC और रबर लाइक मटेरियल। कह रहा है जिन वायर से हम करंट को कंडक्ट कराते हैं उनके ऊपर हम रबर की फिल्म, रबर क्यों चढ़ा देते हैं या फिर पीवीसी क्यों चढ़ा देते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर भैया वो नंगी वायर होगी और आप उसको पकड़ोगे तो आप नाच जाओगे, आपको करंट लग जाएगा। लेकिन पीवीसी या फिर रबर जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है। तो वायर से तो करंट जा रहा है, और आप जब कवर्ड वायर को आप पकड़ोगे तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो हीट के जो बेस्ट कंडक्टर है वो आपके सिल्वर एंड कॉपर है, और इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, गोल्ड भी है, गोल्ड हमारी औकात से परे है, ठीक है। तो हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, अब जो बेटा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जनरली हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल को एक सिरे से इग्नोर मारा जाएगा इस चैप्टर में अब, ठीक है। नॉन मेटल को एक सिरे से इग्नोर मार दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये देखी जाती है कि वो एयर से किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। कि कोई भी मेटल जो है बेटा वो एयर से किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो देखो, जब भी हमारा मेटल, अब एयर से यहाँ पे मतलब बेटा ऑक्सीजन होगा, व्हेन इट कम्स टू एयर हम ऑक्सीजन को ही कंसीडर करते हैं। तो जब भी किसी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो,
जब भी किसी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो मेटल ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलती है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ 2Cu, ठीक है, कॉपर। कॉपर जो कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है बेटा, जैसे ही तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको कॉपर ऑक्साइड देगा। क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अ सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग, ठीक है, सब्सटेंस एक्स which is reddish brown in color becomes black on heating with Y, ठीक है, and forms Z। तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो एक्स वो सब्सटेंस था तो रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन क्या है? कॉपर। किसके साथ हीट किया गया? वाई यानी ऑक्सीजन। और काले कलर का जो सब्सटेंस मिला है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। फिर आपको बोलेगा गिव द रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्शन है ना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम को बेटा मेटल है, एल्यूमिनियम को जैसे ही तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है ना आपकी, मेटेलिक ऑक्साइड्स वो बेटा बेसिक होती है नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैंने बताया था तुम्हें MOB याद करने का तरीका। MOB, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, मॉब मतलब झुंड, ठीक है, बदमाशों का या जो भीड़ का झुंड जो उग्र हो चुका है, जो हमला करने वाला है, ऐसा ऐसे झुंड को मॉब कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन सारी मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होती, कुछ ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक भी होती हैं और एसिडिक भी होती है, ठीक है। तो ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड्स जो बेस के जैसे भी एक्ट करती हैं और एसिड के जैसे भी एक्ट करती हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों तरीके से बिहेव करती हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। या फिर वो मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और हिंदी वाला एंड, ठीक, हिंदी वाला और यानी एंड, बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करें और रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड वाटर दें, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जब कभी भी सुनो गौर से, जब कभी भी आप एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो आपको सॉल्ट एंड वाटर देगी। और ऐसे ही अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बेस के जैसे एक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो जब कभी आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक बार तो मेटल ऑक्साइड क्या करती है, बेस के जैसा काम करती है, तो हम उसे एसिड से रिएक्ट करा देते हैं और सॉल्ट और वाटर में देते हैं। अब जब वही मेटलिक ऑक्साइड एसिड के जैसे काम करती है तो हम उसे बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दोनों की तरह बिहेव करती हैं, समटाइम्स एसिडिक समटाइम्स बेसिक, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बेटा ये दो एग्जांपल हैं, एक तो है आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दो एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट। आपको दोनों एग्जांपल पता होने चाहिए, टिक मारने को आ जाता है एक नंबर में एमसीक्यू में, ठीक है। फिर अब कहेगा आपको कि शो करो, शो करके दिखाओ कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। शो करना है कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो इसने मुझे AlCl3 नाम का एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट दिया और वाटर दिया।
सॉल्ट प्लस वाटर और HCl एसिड था, तो यहाँ पे ये किसके जैसा काम कर रही है, बेस के जैसा काम कर रही है। ठीक है, किसके जैसा काम कर रही है, बेस के जैसा। फिर अगले केस में हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया, ये यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने मुझे दिया सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्शन याद आ रहा होगा आपको, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट याद आ रहा होगा, कहाँ पढ़ा है आप खुद याद करो, सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट, जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, ऐसे सोडियम जिंकेट पढ़ा था ना आपने, याद है ना, सोडियम जिंकेट, हाँ वैसे ही सोडियम एल्यूमिनेट, ये कहीं नहीं पढ़ा, यहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट नाम का सॉल्ट और वाटर देता है। तो यहाँ पे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने क्या नेचर शो किया होगा, एसिड के जैसा। ठीक है, एसिडिक। तो देखो अब आगे समझो अल्कलीज, तो ये तो आप पढ़ के आए हैं अल्कलीज के बारे में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो कह रहा है ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है, ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है हमारी इंसॉल्युबल होती हैं वाटर में, बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसी भी हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और उन्हें हम अल्कली कहते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। पहचानोगे कैसे कि कौन सी अल्कली है कौन सी अल्कली नहीं है, तो जो लिथियम की हाइड्रोक्साइड होगी, सोडियम की हाइड्रोक्साइड होगी, पोटेशियम की हाइड्रोक्साइड होगी, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की जो हाइड्रोक्साइड होगी, वो सब की सब आपकी अल्कली होंगी। ग्रुप 1 के जो मेटल होते हैं ना, ग्रुप 1 के मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये वाले, ये सब के सब जो है ना बेटा अल्कली फॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम को अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि ये इनकी ऑक्साइड्स जो हैं पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाती हैं, अल्कली बनाती हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो, मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, पहला एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, पानी में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि अल्कली है। पोटेशियम ऑक्साइड है, पानी में डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अल्कली है। ठीक है, तो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर विद सेम रेट। सारे के सारे मेटल्स जो है ना एयर के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हवा को देखा और फटाक से रिएक्ट कर गई। और कुछ ढीठ है जो रिएक्ट करते ही नहीं है, कुछ मीडियम स्पीड से रिएक्ट करते हैं। देखो जो आपके सोडियम और पोटेशियम है ना, एयर से विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए एक्सीडेंटल फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। अभी कैरोसिन ऑयल तो वैसे तुम्हें पता है इन्फ्लेमेबल है, कैरोसिन ऑयल को माचिस दिखा दो आग पकड़ लेता है। लेकिन फिर कैरोसिन ऑयल में जैसे तुम सोडियम डाल देते हो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है जो सोडियम से उसका वो नेचर उस टाइम तक, जब तक वो उसके अंदर है तब तक उसको कूल बनाए रखता है, उसको रिएक्ट नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने कैरोसिन से बाहर निकला फटाक से आग पकड़ लेता है। ठीक है, बहुत तेजी से एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है विगरसली। तो इसीलिए सोडियम पोटेशियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और विगरसली रिएक्ट करके फायर कैच ना करें और एक्सीडेंटल फायर से हम बच सकें। ठीक है, तो अब समझो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो मेटल की सरफेस होती है, कुछ मेटल की सरफेस जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, उनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ऑक्साइड की। ठीक है, उनके ऊपर एक ऑक्साइड की पहले से ही पतली लेयर होती है जो उनको, तो मैंने क्या कहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड बेटा हमारे और भी हैं बहुत सारे। तो कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर होती है
जो उन्हें और आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देती है, ठीक है, जो फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकती है। इसीलिए हम देखो सैंड पेपर से रब करते हैं। तब याद आया फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब किया था, वो तो पहले ही हमें पता था, फिर भी देखो, है ना। तो उसकी कैटेगरी में एल्यूमिनियम लेड भी है, ठीक है। इनके ऊपर पतली सी ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकती है, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो आयरन है ना, आयरन लोहा, उसको जब तुम गर्म करोगे ना तो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, वो आग नहीं पकड़ेगा, जलकर राख नहीं होगा। बर्निंग का मतलब होता है जलकर राख हो जाना, जलकर राख हो जाना। तो आयरन जो है ना, लोहा, वो हीट करने पर जलकर राख नहीं होता है। पर जो आयरन की फाइलिंग्स हैं, लोहे का बुरादा होता है, पाउडर टाइप का होता है, ठीक है, उसको जब तुम ना आग के ऊपर डालोगे, ठीक है, तो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, जलता है, बहुत तेजी से जलता है और राख जैसी चीज में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, सारे रिएक्शंस, ये सब चीजें। कॉपर, देखो कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता, कॉपर भी जलकर राख नहीं होता, ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो कॉपर को, तो उसकी सरफेस जो है ना काली पड़ जाती है। बर्न का मतलब मैंने बोला जलकर राख हो जाना, तो वो जलकर राख नहीं हो रहा है कॉपर, उसकी सरफेस कैसी बन जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग जम गई है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। फिर बात आती है हमारे सिल्वर और गोल्ड की। तो भैया सिल्वर और गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, कितने भी हाई टेम्परेचर पे ले जाओ या कितने भी लो टेम्परेचर पे ले जाओ, ठीक है। और ऑक्सीजन से ही नहीं, अभी आगे पढ़ाऊंगा ना, वाटर से रिएक्ट करते हैं ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे नोबल पीपल होते हैं ना, नोबल लोग, है ना, और एक कुछ होते हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास, है ना, रोड पे देखा कहीं भाई भीड़ लग रखी है, हम भी अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, ऐसे झांक झांक के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने किसको मार दिया, है किसने मार दिया, किसने मार दिया। जब तक देख नहीं लेते हैं, उसके बाद वेले भी इतने होते हैं तो ना हम पूछते हैं, ए भैया क्या हो गया बताओ ना, अरे भाई तुम लेट नहीं हो रहे, घर जाओ, क्या हो गया बताओ ना, कर रहे हो, है ना। फिर एक होते हैं नोबल पीपल, अमीर लोग, तो मर्सिडीज से आ रहे हैं, वो मस्त अपने अखबार में बिजी हैं, मर्सिडीज के अंदर बैठे हैं, मस्त अखबार में बिजी हैं, कुछ भी, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उनका ड्राइवर तो चाहता है रुक के देख लूँ, लेकिन भाई उन्हें कोई मतलब नहीं, मस्त निकल के चले जाते हैं, किसी से लड़ना नहीं, किसी से भिड़ना नहीं, किसी चीज में पढ़ना नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों को नोबल पीपल कहते हैं और ऐसे ही मेटल्स को नोबल मेटल्स कहते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड, आगे है प्लेटिनम भी है, ठीक है, प्लेटिनम का तो ऐड आता होगा, देखा होगा टीवी पे, पता नहीं तनिष्क क्या किसी की, तो उसमें आता है, रिंग्स का ऐड आता है, ठीक है, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम भी हमारा नोबल मेटल की कैटेगरी है, और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम खरीदने में हमारी तो हवा टाइट हो जाती है भाई, नोबल लोगों का नोबल मेटल है वो, ठीक है, नोबल लोगों का नोबल मेटल है सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। सिल्वर तो ठीक है 60 70 हज़ार की, 80 हज़ार की 1 किलो आ जाती है। गोल्ड भैया 64,000 का 10 ग्राम आता है, 10 ग्राम। तो अब हमारा एक एनोडाइजिंग नाम का भी टॉपिक है, ठीक है, एनोडाइजिंग नाम का भी एक टॉपिक है। तो एनोडाइजिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी सी ऑक्सीजन की लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का केस क्या है कि एल्यूमिनियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक पतली सी ऑक्सीजन की लेयर तो पहले से ही चढ़ जाती है, ठीक है, पतली सी लेयर तो पहले ही चढ़ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं उस लेयर को और मोटा कर देते हैं, और जिस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं ना उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। और ऐसा करते क्यों है? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एल्यूमिनियम इजीली कोरोडेड ना हो जाए, एल्यूमिनियम जो इजीली कोरोड ना हो जाए, उसकी सरफेस खराब ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो अब बेटा आपको ना
रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। तो तुम्हारे सिलेबस में जितने मेटल दिए हैं उन सब में से हाईली रिएक्टिव, उन सब में जितने सिलेबस में है उन सब में हाईली रिएक्टिव है आपका पोटेशियम बबुआ, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ये के, Na और Li ग्रुप 1 के मेटल हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ग्रुप 2 के मेटल हैं। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर या पहले जो मैंने लिखे हैं, हाइड्रोजन से पहले जो मैंने लिखे हैं बेटा, वो सब पानी से रिएक्ट भी करेंगे, ऐसी हर चीज से रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन से पहले जितने भी मेटल लिखे हैं ना मैंने, पोटेशियम से लेकर लेड तक, ये वो मेटल है जो पानी से रिएक्ट करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के बाद जो मैंने मेटल लिखे हैं, कॉपर से लेकर प्लैटिनम तक, तो ना तो ये इजीली पानी से रिएक्ट करेंगे, ना एसिड से, ठीक है, ना ऑक्सीजन से, इनफैक्ट करते ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपका मर्क्यूरी हो गया, Ag बोले तो सिल्वर, और Au बोले तो जिसके भाव बढ़े गोल्ड, और Pt प्लैटिनम, तीनों ना तो पानी से रिएक्ट करते हैं, ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए तो नोबल मेटल बोला था इन तीनों को। चलो अब बात आती है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो जब भी तुम बेटा मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, जब भी तुम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, तो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको क्या मिलेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उस मेटल ऑक्साइड को उठा के फिर से पानी में डाल दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि पानी में सॉल्युबल हैं, अल्कली नाम दिया था, ठीक है, और वो पानी में डिसॉल्व होती हैं और आगे चल के मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, आगे चल के मेटल हाइड्रोक्साइड ना बनाती हैं। तो metals like sodium and potassium react violently with cold water। ठीक है, ये जो आपके metals हैं, जस्ट अ मिनट यार, तो जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है, मैंने कहा ना रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। यूट्यूब पे आपने कुछ चैनल्स देखे होंगे, मैं रिकॉर्डेड क्लास में उनके नाम नहीं ले सकता, बहुत फेमस हैं, और वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंडिया ही नहीं अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे वो चैनल चला गया। आई कैन नॉट टेक इट्स नेम, अदरवाइज मेरे पे स्ट्राइक आ सकती है, ठीक, और वो मेरे पे केस लगा सकता है, रॉयल्टी फीस मांग सकता है। तो आपको वो नाम मैं बाद में चैट में डाल दूंगा। तो आप उस चैनल की आपने कभी वीडियो देखी होंगी। बंदा क्या करता है कि ना डब्बे में से सोडियम निकालता है, सोडियम मेटल पानी में डालता है, नदी में ले जाकर, नदी में ले जाकर जो है, तो वो नदी में क्या करता है कि उसमें से सोडियम निकाल के ना पानी में डालता है, पानी, ठंडे पानी में, और एकदम भटैक से वो क्या करता है, जैसे ही पानी में गिरता ना, जैसे सोडियम पानी में गिरता है, एकदम जोर से धमाका होता है और थोड़ी सी सरफेस पे धुआं निकलने लगता है। नदी के पानी में, पानी उस टाइम ठंडा था, तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना पानी के साथ, हवा के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम का पानी के साथ जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो हीट निकलती है ना, ठीक है, वहां पे जो हीट निकलती है बेटा, वो क्या करती है कि जब, जैसे ही हमें पता है ना, देखो हमने यहाँ पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटल को पानी में डालते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है ना। तो जैसे हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो सोडियम ऑक्साइड और H2 निकलेगा। वो H2 उस हीट की वजह से, जो हीट निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो देखो सोडियम लिया, ठीक है, पहले, इससे पहले क्या हुआ कि हमने देखो ये सोडियम लिया, ठीक है, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो पानी के साथ जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराते तो होता क्या है कि ये तुरंत आपका, वैसे तो ये यही बनेगा ये जो दिया हुआ है, लेकिन होता क्या, देखो एज पर फर्स्ट रिएक्शन कि सोडियम को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो बेटा ये हमें क्या देगा, पहले तो सोडियम ऑक्साइड देगा Na2O,
प्लस H2 रिलीज होता है, और ये H2 जो है ना, इस हीट की वजह से, जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना, ये उस हीट की वजह से इस H2 में आग लग जाती है। ठीक है, इस H2 में आग लग जाती है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन है हमारा। तो देखो, जब हम पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एक्वस। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी और हीट मिलेगी। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन क्या करता है, हीट, उस इवॉल्व हीट को की वजह से आग पकड़ लेती है। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, पर रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं है। ठीक है, सर्दी के मौसम में जो कभी चूना करने आ जाए ना तुम्हारी दीवारों पे चूने वाला, तो वो खौलता हुआ पानी नहीं मांगेगा कि लाओ बेटा हमको थोड़ा खौलता हुआ पानी दे दो। ठीक है, हमको थोड़ा खौलता हुआ पानी दे दो, हम उसमें जो है अपने चूना डालेंगे और फिर उसको, उस चूने को आपकी दीवारों पे लगाएंगे। ठीक है, और चूना लगा देंगे। फिर समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं करता ना। अरे हम तो उसको पीने के लिए भी गर्म पानी नहीं देते यार सर्दियों में, और बात यहाँ चूने के पत्थर को बनाने के लिए, चूना बनाने के लिए क्या बोलते हैं हम उसको, कहाँ से गर्म देंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, कैल्शियम जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, आराम से रिएक्ट करता है, पर रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं है। लेकिन आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट निकलती है, पर इतनी ज्यादा हीट नहीं होती कि वो उस हाइड्रोजन में ही आग लगा दे। ठीक है, वो उस हाइड्रोजन में आग नहीं लगा पाती। ठीक है, हाँ, लेकिन आप अगर उसमें हाथ डाल दोगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, उसमें हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है कौन, कैल्शियम। ठीक है, और जब कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और H2 गैस निकलती है। और क्या निकलता है बेटा हमारा, H2 गैस। तो इस H2 गैस वाले कैरेक्टर पे जरा फोकस करना। ठीक है, बाद में मैं इस पे आऊंगा कि यहाँ पे कैल्शियम में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसका क्या इस्तेमाल होता है, हम इस पे आएंगे। ठीक है, विल कम ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। तो अब समझते हैं हम आगे बेटा। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये कैल्शियम का भाई है, क्योंकि कैल्शियम की फैमिली का ही है, ग्रुप का है। ठीक है, पर इसके नखरे हैं, ये गर्म ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं होता। मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं होता, इसको चाहिए गर्म पानी। ठीक है, इसको क्या चाहिए, गर्म पानी। तो जैसे ही मैग्नीशियम को तुम हॉट वाटर में डालते हो, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अब सुनना मेरी बात। ठीक है, तो ये जो ऊपर के दो रिएक्शन जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कैल्शियम का पानी के साथ और मैग्नीशियम का पानी के साथ जब भी रिएक्शन बनता है तो इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स निकलती हैं और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना इन दो रिएक्शंस में, ठीक है बेटा, इन दो रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो क्या करती है कि ना मेटल की सरफेस पे चिपक जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन है तो कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाएगी, और मैग्नीशियम के साथ पानी को रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम की सरफेस पे चिपक जाएगी कौन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और हमें पता है हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस हमारी बच्चों हल्की होती है। तो फिर वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मेटल की सरफेस पे, कैल्शियम या मैग्नीशियम की सरफेस पे चिपक जाती है, और जिसकी वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के ऊपर आकर फ्लोट करने लगते हैं। पानी के ऊपर आकर फ्लोट करने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, कि why does calcium and magnesium when reacted with water starts floating on its surface। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम starts floating because the bubbles of hydrogen, जो हाइड्रोजन गैस के बबल निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, मेटल की सरफेस पे चिपक जाते हैं एंड लेट देम फ्लोट, और उनको फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है,
अब बात आती है हमारे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। तो ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और ना गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ना ही ये ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं बेटा, और ना ही ये गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। ये किससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ना तो देखो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करते, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करते। स्टीम समझते हो, 100 डिग्री से ऊपर वाले पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ होते हैं इंसान जिंदगी में जो डंडे की मार से भी नहीं डरते हैं, है ना, और जो बेल्ट की मार से भी नहीं डरते हैं, थप्पड़ की मार से तो कुछ होता ही नहीं, तो उनके लिए चाहिए होती है लाठी की मार। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन उसी कैटेगरी के हैं, ना तो ठंडे पानी से मानते हैं और ना गर्म पानी से मानते हैं। तो फिर साइंटिस्ट आते हैं और स्टीम से रिएक्ट करा देते हैं, स्टीम से फिर रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करके आपको मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन देखो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, रिएक्ट करता है 3 एल्यूमिनियम ऑफ वाटर से, तो आपको Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यानी 4H2O, गैसियस स्टेट में लिखा है H2O यानी स्टीम है, ठीक है। फिर वो आपको देगा Fe3O4 और 4H2, और क्या देगा 4H2। तो also iron in the presence of oxygen react with water to form rust and the process is called rust। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है, आयरन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो रस्ट बनाता है। ये नीचे का रिएक्शन लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, 4Fe+3O2 plus NH2O will give you Fe2O3 डॉट NH2O, जिससे रस्ट या फिर ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। लेकिन आपके मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, ठीक है, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों, ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मैंने अभी आपकी क्या बताया आपको, कॉपर, लेड, ठीक है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और प्लेटिनम, एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और प्लेटिनम, ये पानी के साथ कैसे भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना स्टीम के साथ, ठीक है, ना ही आपका क्या बोलते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ। चलो अब बात आती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद वाटर। इनका पानी के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे तेजी से पानी जिसके साथ रिएक्ट करता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे तेजी से रिएक्ट करता है सोडियम से, फिर पोटेशियम से, फिर लिथियम से, कैल्शियम से, ठीक है। ये देखो मैंने कितना बढ़िया करके लिखा है, आप भी बढ़िया करके याद करो। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, नीचे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, ताकि घर जाओ जब इसको देखो तो इजीली याद हो जाए आपको। मैग्नीशियम, बेरिलियम हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आते हैं आपके लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आप ये देखो, इसे एज इट इज लिख लो कॉपी में, याद करने का बहुत मस्त तरीका है ये, ठीक है ना। वो बबल्स वाला याद करके जाना, बबल्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो बबल है ना, कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो क्यों तैरने लगते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन के बबल्स जो हैं उनकी सरफेस पे चिपक जाते हैं और उनको फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। उससे पहले तो देखो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन जो है बेटा आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो मेटल जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट देगा और H2 गैस देगा,
और आपका H2 गैस देगा, ठीक है। लेकिन सारे एसिड्स के साथ नहीं, जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो जनरली याद रखना, नाइट्रिक एसिड के अलावा अगर हमारे मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करा दो, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम को रिएक्ट करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है। इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो देखो भाई, आपको सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऐसे कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम को करा दो Mg+2HCl MgCl2+H2। देख रहे हो ना, सॉल्ट और H2 गैस मिल रही है। लेकिन जब कभी भी बेटा हम मेटल को क्या करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं, तो हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर H2O। साथ में हमें NO2 मिल सकता है, N2O मिल सकता है या NO मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। लेकिन आपको ऐसा ये वाला केस, ये जो लिखा है ना, ये वाला केस मैग्नीशियम और मैग्नीज में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट और H2O और ये तीन चीजों में से कोई एक चीज नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, इन सब का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि भैया जब हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती क्यों नहीं है? Why does hydrogen gas is not liberated when a metal is reacted with nitric acid? कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है जब हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं? तो सुनो, रीजन ये है कि जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है ना, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने वाला। तो जैसे ही कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तुरंत उस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को भी जोड़ देता है, उस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को भी जोड़ देता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाइड्रोजन किस में बन जाता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और खुद नाइट्रिक एसिड जो है NO2 N2 या फिर NO में रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, ठीक है, इस वजह से जो है हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों? क्योंकि भैया नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तुरंत वो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन को उठाएगी और तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और खुद नाइट्रिक एसिड NO2 N2 या NO में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ठीक है, हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी हैं बेटा, ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन कुछ दमदार मेटल हैं वो नहीं मानते, ठीक है, वो दमदार मेटल नहीं मानते और वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, और आपको देते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और वो मेटल कौन से हैं? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीज लिख दिया, स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, देखो बेटा।
मैंगनीज। ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इकलौते ही दो ऐसे प्राणी हैं, ऐसे मेटल हैं जो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन देंगे। अदरवाइज कोई और मेटल मैग्नीशियस के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या मिलता है आपको बताया था मैंने जस्ट अभी। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलता था, देखो सॉल्ट, वाटर एंड इन तीनों गैस में से कोई एक गैस देता है। ठीक है, चलो, तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं ना, सबसे तेजी से बनते हैं मैग्नीशियम में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो बन रहे थे वो सबसे फास्ट किसमें बनते हैं, मैग्नीशियम में, जब पानी के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और रिएक्टिविटी मेटल्स की किस तरीके से डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखी है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कॉपर की। तो जब भी तुम किसी भी एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको कोई बबल्स नजर नहीं आती, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं नजर आता, कुछ भी नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि कॉपर एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है और हाइड्रोजन ही एसिडिक कैरेक्टर देता है किसी भी एसिड को। तो जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की दम ही नहीं है तो रिएक्ट ही क्या करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो कॉपर, सिल्वर, एयू बोले तो गोल्ड है ना, जो इज्जत से बात करे वो सिल्वर और जो एयू करे वो गोल्ड, एयू इधर आ, और प्लैटिनम, पीटी, ये एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। ये एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा ना कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो दुनिया में ठग लोग होते हैं, ठग जो लोगों को ठगते हैं, उन्होंने इसका भी जुगाड़ बना रखा है। क्या बना रखा है, तो ना एक हमारे पास सब्सटेंस होता है जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का इन द रेशियो 3:1। 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो 3 पार्ट किसके लेने हैं, HCl के। ठीक है, 3 पार्ट्स हमारे किसके जाएंगे, HCl के 3 पार्ट जाएंगे और नाइट्रिक एसिड का 1। याद करने का तरीका जो मुझे है लगता है वो तो मैं ही करता हूँ। देखो HNO3 की पूंछ में 3 है, वगैरह मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं कम अमाउंट में आऊँगा, और HCl के Cl में 1 ही। ठीक है, तो HCl कहता है भाई मैं छोटा हूँ तो मैं ज़्यादा आऊँगा। तो इस तरीके से याद करने का तरीका, तो HCl ज़्यादा क्वांटिटी में 3 पार्ट, 3:1 ये रेशियो याद रखता है। HCl:HNO3 है, HCl 3 पार्ट होगा और HNO3 1 पार्ट होगा। वो क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई याद हो जाएगा। ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़े थे। तो HCl और HNO3 का 3:1 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली जो हम एक फ्रेश मिक्सचर बनाते हैं ना, इस मिक्सचर को बोलते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया जो है हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है। इसके फ्यूम जो होते हैं वो हाईली कोरोसिव, सूंघ भी लोगे ना तो नाक माक के सब बाल वाल पता नहीं क्या क्या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जला देगा आपका। और इतने दमदार होते हैं कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी चमका देते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। इसीलिए जब तुम्हारी मम्मी ज्वेलरी लेकर जाती है ना सुनार के पास, चांदी हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, बोला भैया यार देखो ये गंदा हो गया, इसको साफ कर दो। दुकान वाला बोलता है अरे बहन जी 2 मिनट में साफ कर देंगे, चिंता मत करो। मम्मी को आदत होती है पैसा पूछने की, कितना पैसा लगेगा, बोला 500 रुपया। खुश एकदम मम्मी खुश, 500 रुपये में सोना चमका रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, मम्मी का सोना लिया एकदम उस लिक्विड में डाला, थोड़ी देर के बाद मस्त चमका के दे दिया। ठीक है, एक्वारेजिया में डाल के चमका के दे दिया। मम्मी बड़ी खुश हो रही, तो चमक रहा है, नया नया है। लेकिन आपकी मम्मी को नहीं पता उसने सोना चमका दिया है। अभी चमकाना समझते हो वो नॉर्मल वाली भाषा में,
चमका दिया मतलब गायब कर दिया, ठीक है। 10 ग्राम लेके गए थे, 9.5 ग्राम वापस आया, चमका दिया। 2700-2800 रुपए का जो सोना है चमका दिया, गायब कर दिया, ठीक है, इसे कहते हैं चमकाना। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है भाई, सोनार लोग वैसे तो सोना चमकाने के लिए यूज करते हैं, कौन सा चमकाना है वो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है, समझदार हो, इशारा काफी है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। तो जब हम एक मेटल ए को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, ठीक है, सॉरी, जब हम मेटल ए को उससे कम रिएक्टिव मेटल बी के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, मेटल बी के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, जो मेटल ए क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा और मेटल बी को बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखना, जो मेटल है अकेला वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए दूसरे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो वो क्या करेगा, उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन तो पहले चैप्टर में भी था कि जब तुम कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें आयरन की नेल डिप करते हो तो आपको मिलता है आयरन सल्फेट। आपको क्या मिलता है बच्चों, आयरन सल्फेट, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, और आपको साथ में क्या मिलता है, कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो मैंने आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन चुका है, और जो नेल थी पहले ग्रे कलर की थी अब वो रेडिश ब्राउन हो चुकी हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। लेकिन अगर मेटल ए मेटल बी से कम जोर हो तो मेटल ए को जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से रिएक्ट कराओगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नील बटे सन्नाटा, नो रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो एक लिस्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज के मैटर की, तो पहले भी 2-3 बार हमारे इस टॉपिक में आ चुकी है, ठीक है। तो देखो कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे, ना वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ना बेस से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ठीक है बेटा, अब आयनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।